आज है 30 अक्टूबर और आज के हम द हिंदू के एडिटोरियल्स कवर करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हमारा सोनिया गांधी जी ने लिखा है, जो ये इज़राइल हमास वॉर चल रही है इसके ऊपर बोला है। और इन्होंने आर्टिकल मेनली इस पर फोकस किया है कि जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है उसने यूएनएससी के अंदर जब इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी तो उससे एब्सटेन कर लिया है। तो उनका ये कहना है कि वो एब्सटेन जो है वो बहुत ही गलत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो 50th एनिवर्सरी थी योम किपुर वॉर की, उसमें हमास ने क्या किया, इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो गई और बहुत वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया। आईएनसी जो है वो अभी भी कंडेम करती है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, और हमास ने ये जो अटैक किया इसको भी अपोज करती है। द पावर ऑफ इजरायली स्टेट जो है ना वो अब उन्होंने तो हमास ने तो अटैक कर दिया। अब इज़राइल का जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो ये है कि उनको रिटेलिएशन है उनका। अब उनको क्या करना है, रिवेंज लेना है। अब इसके अंदर ये हम देखेंगे कि चलो हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन की तरफ से, बट हमास ने अगर डिस्ट्रक्शन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टीन के जो नॉर्मल पीपल है, जो वहाँ के विमेन हैं और जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो गलत है। तो उनके साथ ऐसा होना ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये सफरिंग है उनके लिए। फिर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन जो ये कर रही है इज़राइल, इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके नेबरहुड और सब कुछ ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जो पैलेस्टीनियन पीपल को इवन वाटर के लिए, फूड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी डिनाई किया जा रहा है। तो इतनी बुरी वहाँ पे कंडीशन हो रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप बात करोगे तो जो ये अटैक किया है ये हमास जो है वो उस ग्रुप ने किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब गाज़ा के ऊपर आप उसके ऊपर लोगों को तंग करें, और क्योंकि इस वायलेंस में उनकी कुछ मतलब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। और अब उनके साथ जब ऐसा किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएंगे। अगर मान लो आपको पता है ये इज़राइल होता है, जैसे ये इज़राइल है तो यहाँ पे गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे इजिप्ट बॉर्डर है और यहाँ वेस्ट बैंक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं ना, तो ये यहाँ जा सकते हैं क्योंकि इज़राइल बीच में आ रहा है, और यहाँ पे इजिप्ट इनको आने नहीं दे रहा, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो पिटेंगे। तो यहाँ पे ये है कि उनके पास कुछ है नहीं कि वो कहाँ पे जाएंगे, और जस्ट वहाँ पे रह के वो उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और फिर अगर और चौंका देने वाली बात तो ये है कि जो सीनियर इज़राइल ऑफिसर्स हैं ना वो यही बोल रहे हैं कि हम गाज़ा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उसको एकदम से कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और उनको क्या बोला जा रहा है, गाज़ा पीपल को ह्यूमन एनिमल्स वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन एनिमल्स है ये लोग, और ख़ुद को क्या कर रहे हैं, विक्टिम्स बना रहे हैं हॉलोकॉस्ट का। तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसमें सोनिया गांधी जी ये बोल रही हैं कि इज़राइल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि जो हमास के जो एक्शन थे उनको वो इक्वेट कर रही है पैलेस्टीन पीपल के साथ। तो इसके साथ क्या हो रहा है, ये ऑर्डिनरी पीपल जो है गाज़ा के साथ, उनके साथ ये गलत है। ठीक है, ये उनके साथ गलत हो रहा है। फिर इसके बाद में कांग्रेस का स्टैंड ये बताने की कोशिश कर रही है कि देयर कैन बी नो पीस। कोई भी अगर किसी के साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा है, अगर न्याय नहीं हो रहा है, तो कोई शांति है ही नहीं। अब गाज़ा का अगर अभी हाल हम देखेंगे तो ये ओपन एयर प्रिजन है कि ऊपर से कभी कोई भी अटैक हो जाता है, उनको अलाउ नहीं दिया जा रहा है। और अगर ये देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने मतलब इज़राइल में जो ये है ना पैलेस्टीन की गाज़ा पट्टी, इसके ऊपर उन्होंने एकदम फूड सप्लाई और सब कुछ बंद कर दिया है, और पूरा कंट्रोल वहाँ पे उन्होंने इज़राइल गवर्नमेंट ने कर लिया है। तो इसे ये देखने को मिल रहा है कि उनकी जो गाज़ा की जो डिग्निटी है ना वो भी कितनी हार्म हो रही है। और जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन जब हम 1948 के अंदर लेकर आए थे, वो तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन है कहाँ। यहाँ तो सिर्फ इज़राइल की ही डोमिनेंस चल रही है। ठीक है, फिर अब उसके आगे जो है राइटर क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि आईएनसी जो है वो हमेशा से ये बिलीव करती है कि पैलेस्टीनियंस और इज़राइल उनको शांति में रहना चाहिए, वो कभी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, उनको आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें और अभी ये रिसेंटली हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
अफेयर है, उनका अगर हम स्टैंड देखें तो यही हमें देखने को मिलता है कि यही हमें स्टैंड देखने को मिलता है कि हम जो भी दो नेशन हैं उनको पीस में रहना चाहिए, आपस में निगोशिएशंस करके और आपस में म्यूचुअल बातें करके उनको चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम जब बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, अगर अभी जब रिसेंटली जब उन्होंने बातचीत हुई उनकी, तो उन्हें ये देखा कि उन्होंने कहीं पैलेस्टीनियन राइट्स का तो कहीं मेंशन ही नहीं किया उन्होंने, तो ये दिखा, और फिर उन्होंने अभी यूएनएससी से भी एब्सटेन कर लिया, तो उनका ये दिखाता है कि ये जो स्टैंड है रिसेंट गवर्नमेंट का, ये एकदम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस आर्टिकल। तो एक ओवरऑल इसके बारे में ये बताया जा रहा है, मैम ये बोल रही हैं कि जो ये अटैक हुआ है ये हमास ग्रुप ने किया है, इसमें पैलेस्टीनियन जो पीपल है, जो वहाँ की नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसका इसके अंदर कुछ रोल नहीं है। फिर इसके बाद में जो इज़राइल कर रही है वो बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का कांग्रेस का स्टैंड बताया कि हम ये जानते हैं कि गाज़ा आज के टाइम पे ओपन एयर प्रिजन हो चुका है जहाँ पे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, तो ये बोलते हैं। और जो कांग्रेस ये सोचती है कि उनको पीस के साथ आपस में रहना चाहिए, आपस में उनको नेगोशिएशंस करनी चाहिए। फिर इसके बाद में वो नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड बताती हैं, और फिर इसके बाद में ये बोलती हैं कि जो मतलब इज़राइल्स हैं और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको आपस में अच्छे से बना के रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, सब लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी और जो इक्वालिटी है वो हार्म नहीं हो, ठीक है। अब दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है गिव अप इम्प्रॉपरिटी डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शलिटी। इसमें ये है कि रिसेंट गवर्नमेंट जो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो स्पीकर है वो उनके कुछ एक्शंस को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं राइटर, ये है आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और जो कि अभी रिसेंटली सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, वो पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो स्पीकर होता है ना वो रूलिंग पार्टी से अपॉइंट किया जाता है। जैसे अभी बीजेपी है तो बीजेपी से अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं, तो वो क्या है, रूलिंग पार्टी से। बट अगर हम ब्रिटेन में देखेंगे ना तो ब्रिटेन में क्या होता है, चाहे मान लो वो बीजेपी से ही हो, लेकिन जब वो स्पीकर के लिए इलेक्ट हो रहा है ना तो उसको अपनी पार्टी को क्विट करना पड़ेगा। और वो अब क्या है, ऑल टाइम स्पीकर है, वो जो है वो कोई पार्टी का मेंबर नहीं है, वो क्या है, स्पीकर है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं कि इंडियन स्पीकर के बीच में क्या डिफरेंस है और ब्रिटेन स्पीकर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि जो ये ऑफिस है ना स्पीकर का, ये इमर्ज होता है मिडाइवल ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे जो स्पीकर जो था वो स्पीकर को क्या बोला जाता था कि वो क्राउन का एजेंट है, कि जैसे जैसे क्राउन बोलेगा वही वही वो करेगा, तो क्राउन का एजेंट माना जाता था। लेकिन अब हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या देखा जाता है, जो स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टी होता है, मतलब कोई भी पार्टी को वो बिलोंग नहीं कर रहा होता है। बट अगर हमारी इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो रिसेंटली अभी भी ये देखा जाता है कि जो स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर और भी चीज़ राइटर बता रहे हैं कि रिसेंटली कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा मेंबर थे अधीर रंजन चौधरी जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ बोल दिया था। फिर उसके बाद में ये बोला गया कि फिर वैसे ही फिर जब बीजेपी के कोई लीडर ने जब बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बोला गया तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मतलब एंटी बीजेपी थोड़ा आर्टिकल है ये, इसमें ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़िए, कोई दिक्कत दिमाग डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, सिविल सर्वेंट्स के लिए नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का मतलब क्या होता है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन भी था शायद 2021 में या 2022 में था। तो इसका मतलब ये है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करोगे, अगर आप ब्रिटेन की बात करोगे ना तो मैंने बोला था कि ब्रिटेन में स्पीकर को अपनी सारी पार्टी वार्टी छोड़ के और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने होते हैं। तो जब एक बार वो स्पीकर बन गया तो वो हमेशा स्पीकर रहेगा। तो ब्रिटेन के जो स्पीकर है ना उसके लिए ये बोला जाता है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। अब वो फिर से अपनी पार्टी का नहीं है, वो किसका है, एक बार स्पीकर बन गया तो स्पीकर ही है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये सब मत देखिएगा, वो फॉर्मर IAS ऑफिसर है तो वो शायद बोल सकते हैं, बट बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप अभी कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि अभी जो हमारे 3 जो लॉज जो थे, एक तो IPC था, एक सिविल प्रोसीजर कोड था, और सिविल प्रोसीजर कोड, और शायद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे करके कोई 3 ये जो चीज़ थी, इनको इन्होंने नाम बदलने का नाम बदलना था इनका। तो भी अगर रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि जो होम अफेयर्स जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, उन्होंने इस ड्राफ्ट को एक बार पोस्टपोन कर दिया है, जो कि स्टार्ट हुआ था 24 अगस्त को अभी, लेकिन इसकी नेक्स्ट मीटिंग है शायद नवंबर के अंदर है। कौन से नवंबर में? 6 नवंबर को इसकी मीटिंग है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी इसको पढ़ना इट्स यूजलेस। नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रेजेडी के बारे में आर्टिकल है एक, बताया गया है कि जैसे कोविड का टाइम है, पोस्ट कोविड है, प्री कोविड है, और 2000 है। इन 3 के बीच में इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्होंने बताई है। एक ओवरऑल बता रही हूँ मैं पहले, फिर आर्टिकल को कवर करते हैं। अगर 2000 की बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना, वो 9 या 10% थी के हिसाब से ग्रोथ हो रही थी। यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गई, मतलब बहुत ही 3-4% हुई। कोविड के टाइम तो आपको पता ही है, पूरा शटडाउन था। यहाँ पे हमने ये देखा बहुत ही लो ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ये बोल रहे हैं कि कोविड से, अगर प्री कोविड भी अगर हम देखेंगे ना 2018-19 के आसपास, जब IFLS क्राइसिस हुई थी, या जब ये सब क्राइसिस हुई थी, उससे पहले ये देखा जा रहा था कि पहले ही स्लो डाउन आ गया था। कोविड तो लेकर आया ही आया स्लो डाउन, बट प्री कोविड भी स्लो डाउन आ चुका था मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए थे। अभी हमने डीमोनेटाइजेशन देखा था हमने, फिर डीमोनेटाइजेशन के हमने ILFS क्राइसिस हमने देखी थी, फिर उसके बाद में शायद कुछ GDP का, उसका GST का भी हो गया था कि हर किसी को GST लगानी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ दिखा। तो काफ़ी ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स अभी रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी जो है एकदम से चेंज होने लग गई। तो अभी ये डेटा दे रहे हैं कि अभी जब NSO ने अभी रिसेंटली अगस्त में GDP का अनाउंस किया कि अप्रैल जून क्वार्टर, मतलब अप्रैल और जून में जो था एक क्वार्टर आता ना, मतलब 4, हर एक क्वार्टर की अलग अलग एक एस्टिमेशन होती है। तो इस क्वार्टर में, सेकेंड वाले क्वार्टर के बाद में ये बोल रहे हैं कि हमने ये देखा कि 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्वार्टरली के हिसाब से इससे, और जो कि प्रेडिक्ट की जा रही है कि 8% पे भी बढ़ सकती है। फिर इसके आगे अगर हम चलें आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं, बट ये दिखा रही है कि 8% ग्रोथ है, बट आप ये नहीं दिखा रहे हो कि इनइक्वालिटीज़ कितनी है। इनइक्वालिटीज़ इन द सेंस कि जो टॉप के 2% है ना, वो तो 70% कमा रहे हैं, बाकी की पॉपुलेशन जो है अपना मेयर सर्वाइवल भी नहीं कर पा रही है। जो अगर अंबानी है वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या में बना रहे हैं कोई, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि डायमंड के फ़ोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। बट अगर हम बाकी की पॉपुलेशन देखेंगे तो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 2-3 टाइम का जो फूड है वो भी शायद उसको नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यही राइटर भी बात कर रहे हैं कि ये अभी भी हाइड करता है कि इनइक्वालिटीज़ हैं, और जो शॉर्टेज है जॉब की, पुअर एजुकेशन है, हेल्थ है, ब्रोकन जुडिशियल सिस्टम है, एनवायरमेंटल डैमेज है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाती है। और बड़ी GDP ये नहीं शो करती कि सबकी परचेजिंग पावर है। हमने दिखा तो दिया कि हमारे 2.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकनॉमी है, बट इसमें ये नहीं पता कि इसमें कितना बड़ा प्रपोर्शन सिर्फ उन लोगों का है जो कि बहुत रिच है, बहुत ही वेल वर्दी हैं, उनका है। ये वही वाली बात हो गई कि 10 ईयर ओल्ड जो है वो बहुत जल्दी अपनी हाइट ले रहा है, और 20 ईयर ओल्ड की हाइट बढ़ नहीं रही। वही जो पुअर है वो कुछ बढ़ नहीं रहे, और जो बहुत ज़्यादा रिच है वो बढ़े ही जा रहे हैं, वो वाली बात हो गई। तो ये राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्री कोविड और पोस्ट कोविड को ये कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ थी ना 9% थी, जो मैं अभी मैंने स्टार्टिंग में जो कंपैरिजन बताया ना कि 9% थी, अगर हम मिड
2000s की अगर हम बात करेंगे, और फाइनेंशियल सेक्टर भी काफ़ी ग्रो कर रहा था क्योंकि उस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रही थी। 17 से 18% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही थी। वही जब हम 2018-19 की बात करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 17 से 18% होती थी वो जाकर 11% हो गई। तो यही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर फॉल डाउन हो गया। फिर इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि वही है कि डीमोनेटाइजेशन हो गया और जीएसटी रोल आउट, इन सब से भी काफ़ी इफेक्ट आया जब हम 2018-19 की अगर बात करेंगे तो। फिर इसके बाद में आईएलएफएस बैंकरप्सी हो गई थी 2018 के अंदर, ये भी हमने देखा। तो जिससे कि यहाँ देखने को मिला कि वही जीडीपी ग्रोथ जो पहले 7-8% थी वो जाके 3.9% हो गई। ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ कवर कर दी थी। फिर इसके बाद में ये देखा जा रहा था कि जो एक्सपेंडिचर है ना इंडियन प्रोडक्ट्स में, वो बहुत ही कम था। लाइक क्या होता है ना कि अगर आपकी कोई चीज़ की डिमांड है, लाइक कोई डिमांड है और एक आप कोई चीज़, एक तो आपका एक्सपेंडिचर है, एक आपका रेवेन्यू है। बट अब किसी चीज़ पे अगर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हो, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो भी आपकी ग्रोथ रेट में रुकावट ज़रूर बनेगी। तो इंडियन प्रोडक्ट्स में वही देखा जा रहा था कि इंडियन प्रोडक्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं हो रही थी, हम लोग एक्सपेंडिचर किए जा रहे थे बाहर की कंट्रीज से। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है, इससे भी हमारी जीडीपी पे फ़र्क पड़ता है। और जो मैंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला वो टॉपिक बोला वो ये रहा कि पहले अगर 2007-8 की बात करेंगे तो 17% जीडीपी का हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता था, वही जाके 2019-20 में 11% हो गया। फिर एक तो ये इसका रीज़न हो गया। और फिर अगर अभी हम पोस्ट कोविड की बात करेंगे तो वो तो अब 10% ही हो गया। पहले 17-18% था, फिर 11% हुआ, फिर जाके 10% ही हो गया। ये हमें देखने को मिल रहा है। फिर ये भी देखने को मिल रहा है कि मास जो अफोर्डेबिलिटी है ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे नूडल्स हो गए, इनको भी लेकर कम होती जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर in December 2022 the government instituted a year-long free grain program for nearly 3/5 of the population. Analysts expect the program to persist through. Meanwhile, to maintain consumption, households have slashed their savings to 5.1% of savings. Those eligible for credit cards are ranging up. वही है कि इससे क्या हुआ है कि सरकार ने क्या किया है, फ्री कैंपेन्स और फ्री राशन बांटना इन्होंने स्टार्ट किया, और ये जब तक चलेगा जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं आ जाता है। और ये भी हम देख रहे हैं कि इससे क्या हो रही है, सेविंग रेट्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। और अगर ओवरऑल देखें तो इनकी जो सेविंग रेट्स है हाउस होल्ड की वो कम भी हो रही है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमें ज़रूरत है कि हमें डिमांड को बढ़ानी चाहिए, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तभी बढ़ेगी कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ आएँ जिसके अंदर मोर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टेड हो, मतलब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स हैं उनको कम हो, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम होनी चाहिए, ये सब स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। तो इन सब से क्या होगा, अगर मान लो मोर एम्प्लॉयमेंट है तो मोर डिमांड होगी, मोर डिमांड अगर बाद में PLI अगर होगा, मतलब अगर प्रोवाइड कर रही है सरकार, तो इससे क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा तो जो मार्केट में सप्लाई है गुड्स की वो ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो ये एक साइकिल बनाने की बात कर रहे हैं जो राइटर है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अगर सोबर एनालाइज करें हम जीडीपी की जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अगर कोविड के बारे में, तो ये देखा जा रहा है कि जीडीपी ने सिर्फ 3 से 4% में मतलब ग्रो किया है। और वो भी ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक एलाइट है और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कर रही है हाई ग्रोथ, बट वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो कुछ ऊपर एलाइट जो लोग हैं उनको ही बेनिफिट हुआ है इससे। लेकिन आज भी जो नीचे वाली जो पॉपुलेशन है वो आज भी इससे क्या कर रही है, फेस कर रही है। तो ये वही बोल रहे हैं इस आर्टिकल को। ओवरऑल क्रक्स वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि 2000s में कैसा था, फिर 2000 के बाद में अगर 2008-9 की अगर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जब प्री कोविड की, पोस्ट कोविड की, इन 3 चीज़ों के अंदर इन्होंने एनालाइज किया है इस टॉपिक को। और ये बोला कि इन्वेस्टमेंट कम हुई है, पहले ऐसा होता था फिर अब नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। और जो एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है वही वो अभी भी डेप्थ में ही है, वो भी अभी इनइक्वालिटी का सामना कर रही है। लेकिन जो टॉप रिच पीपल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, उन्हीं से एक कंपाउंड ऑफ जीडीपी बनता है। तो ये सब एक आर्टिकल था, पहले भी क्रक्स बता दिया, अभी भी क्रक्स बता दिया। इसमें मत इतना चाहिए, कुछ डेटा आप याद कर लीजिए जिससे आप उसको मेंशन कर पाएँ। फिर इसके बाद में होगा हरियाणा। अभी जो
कोalition पार्टी अभी थी हरियाणा के अंदर बीजेपी की और जेजेपी की, उनमें अभी ब्रेकिंग काफ़ी देखने को मिल रही है। राजस्थान इलेक्शन में वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो गठबंधन जो है वो टूटने का जैसा कुछ हो रहा है। बट ठीक है, हमें क्या मतलब है, पॉलिटिकल न्यूज़ इतनी नहीं हमें करनी है कवर। वही इजराइल गाज़ा रोज आ रहा है, हमने बहुत बार इसको कवर कर लिया और अभी भी यही बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमने जो सोनिया गांधी मैम का जो आर्टिकल कवर किया उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी और वही इसमें भी लिखी हुई है कि जो इज़राइल जो गाज़ा है वो उनको ये फेस करना वही सब है। जब ये एंड हो जाएगा तब हमें कुछ कंक्लूज़न दिखेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। बिट बाय बिट हर चीज़ को कंज्यूम करना लॉजिकल भी नहीं है और ग्रैस्प भी नहीं होगा इतनी जल्दी। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कुछ आर्टिकल्स कवर किए, ये हमने सिर्फ देखा, एक इकोनॉमी का हमने समझा, इकोनॉमी कैसे रन कर रही है प्री पोस्ट और 2000s में कैसे कर रही थी। फिर उसके बाद में एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ये था कि स्पीकर के बारे में था, फिर उसके बारे में गाज़ा और इज़राइल के बारे में बात करा और जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने जो अब्सटेन किया है यूएनएससी में उसके खिलाफ उन्होंने बात की। फिर एक ये था कि अभी जो ये 3 जो मैंने बताए थे बिल थे, 3 बिल जो हैं उनको उनका नेम चेंज करने की बात हो रही है। तो ये आज के आर्टिकल थे। सो थैंक्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।